हाँ जी बच्चों, कैसे आप सभी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आज की हमारी रिवीजन क्लास है। जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर में आपकी थ्योरी है जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, उन सबको मस्त तरीके से कराऊंगा। 2 मिनट का समय दीजिए। फिर आपके ग्रेस पीरियड और क्या क्या चीज़ें, एंट्रीज, वो सब कुछ कराऊंगा। फिर मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके पास लेकर आऊँगा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे। और ये कराते हुए और फिर बच्चे पता क्या होगा, ये एमसीक्यू सीरीज में हम आएंगे और आपका एमसीक्यू के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। तो मैं अब ना आपका सेशन स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूँ आप बहुत प्यारे बच्चे हैं और आप में से कई सारे बच्चे इस चैप्टर पे ऑलरेडी आपने 11वीं 12वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बता दो, आज की मास्टरी में बढ़ने के पहले ये 2 सवाल मैंने आपके लिए रखा हुआ है। आज की क्लास को शुरू करने के पहले एक बार देख लेता हूं कि आप लोग कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से थ्योरी पे मास्टरी करके रखे हो, ताकि एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर जाऊं। मैं वो देखना चाहता हूं। मुझे सिर्फ ये बताइए जरा आप कि आपका, मैंने दो दो नाम यहाँ लिखा है। सेक्शन 5 जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करता है, और सेक्शन 13(1) ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करता है। बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि सेक्शन 5 और 13(1) के आगे जिसका नाम लिखा है, क्या सचमुच में ये सेक्शन इसी को डिफाइन करता है और ये सेक्शन इसी को डिफाइन करता है, ट्रू या फॉल्स। जल्दी से आपका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। नहीं, अगर दोनों का, अगर हमने सेक्शन सही लिखा है तो जल्दी से चैट बॉक्स में ट्रू लिखिए, और अगर दोनों में से किसी एक का मैंने सही लिखा है, दूसरे का गलत, या दोनों मैंने गलत लिखा है, तो आप फॉल्स लिखिए। सेक्शन 5 के अंदर में आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 13(1) के अंदर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है। ये बहुत बड़ा सत्य है, और ये सत्य है और ये सत्य है। ये 2 सेक्शन आपको याद रखना होगा कि इसमें किसका किसका डेफिनेशन है। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप में से जितने बच्चे सही हुए अच्छी बात है, जो बच्चे गलत हुए परेशान नहीं होना। मैं जानता हूं कि मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसका जवाब तो आप बहुत मस्त तरीके से आप देने वाले हैं, फिर मैं अपने रिवीजन में आ जाऊंगा। मुझे बताओ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो हमारे देश में अभी चल रहा है, उसका पूरा नाम क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1891, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1885? ए, बी या सी? ए, बी या सी? जल्दी से ए, बी या सी। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। मैं देखना चाहता हूं ए, बी या सी। पता नहीं कैसे, बट ये आपका, आप सबका ये आंसर मुझे सही दिख रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि इसका आंसर जो होगा बच्चे, वो ए होगा। ए होगा, ठीक है, ये होगा। और पता है, इन्हीं बातों को मैंने आपको यहाँ से मुझे शुरू करना है। आपको अपने एग्जाम में एमसीक्यू के लिए सेक्शन 5 के मुताबिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और सेक्शन 13(1) के मुताबिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन है, वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मतलब ये एक्ट आपका याद रहना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखो, ये फीचर्स क्या होते हैं ये सब बाद में देख लेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सारी बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आज ना बारी पहले इसकी नहीं है, पहले हम यहां से शुरू करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। आपका ड्रॉवर कौन होता है? जो कि आपका बिल को ड्रॉ करता है। ड्रॉवर कौन होगा बच्चे? जो बिल को ड्रॉ करेगा। ड्रॉई जिसपे हम बिल लिखते हैं, जिसपे हम बिल लिखते हैं। और पेई कौन होता है? जो ड्यू डेट पे आपका ड्रॉवी से जाके पेमेंट रिसीव करता है, हम उसको बोलते हैं पेई, है ना। 3 बातें यहाँ पे। ड्रॉवर कौन होता है? जो पैसा, जो बिल लिखता है। ड्रॉवी कौन होता है जी? जो जिस पे बिल हम लिखते हैं। और पेई कौन होता है? आपका जो आपका यहाँ पे द पर्सन जो पैसा ड्यू डेट पे जाके कलेक्ट करता है। ठीक है ना। एक सवाल मुझे और जवाब दे दो, मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाहता हूं। अगर मैं कहना चाहता हूं कि क्रेडिटर कौन होता है, नहीं, अगर मैं कहूं कि जरा एक बात बताओ, डेटर आप किसको बोलोगे? आप डेटर किसको बोलोगे? डेटर अगर मैं नाम दूं, क्या वो ड्रॉवर होता है? ड्रॉवर होता है? क्या वो ड्रॉवी होता है? या फिर वो पेई होता है? तो मुझे बताओ कि अगर डेटर, मतलब इस 3 में से किसी एक नाम को बोलूं कि आप डेटर किसको बोलोगे? ड्रॉवर को, ड्रॉवी को, या पेई को? तो क्या बोलोगे आप? ये सारे बच्चे आंसर कैसे जानते हैं? क्या आप लोगों ने मतलब कुछ बदमाशी किया है क्या?
क्या मैं इसका रिवीजन छोड़ दूं? फिर जब सब कुछ आपको आता ही है तो मैं आखिर रिवीजन करा ही क्यों रहा हूँ? हाँ? मैं क्यों रिवीजन करा रहा हूँ? आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में का ये क्वेश्चन है, मेरे भी स्टडी मैट में है, और 2 अटेम्प्ट पहले आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ना। ये ड्रॉवर मेरे डेटर मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, आपका ड्रॉवी को बोलते हैं। ड्रॉवी जिसने कर्ज लिया है ना, जिससे हमें पैसा लेना होता है। एक्चुअली अगर मैं फर्म हूं तो जिससे मुझे पैसा लेना है, किससे लेना है? ड्रॉवी से लेना है, तो ड्रॉवी हमारा डेटर होता है। तो इसमें कोई डाउट ना हो कि अगर क्रेडिटर के बारे में पूछ दे एग्जाम में, क्रेडिटर कौन होता है, तो ड्रॉवर को बोलेंगे। ड्रॉवर में आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना, ड्रॉवर को बोलेंगे। तो ठीक है, गुड बच्चों, गुड। आपका आप बहुत प्यारे बच्चे। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, मेरी आवाज़ तो समझ में आ रही है आपको ना? बोलो हाँ। अब मैं यहाँ पे आपके पास ड्रॉवर ड्रॉई पे ही तो हम समझ गए। मैं ये जो डिफरेंसेज है इनका हम बाद में देखेंगे, हम सारी बातें आपके साथ करेंगे, कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ एक सवाल का जवाब मुझे और सारे बच्चे दे दीजिए। मैं एक और सवाल एमसीक्यू के लिए आपका लेके आ रहा हूँ कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो बिल लिखा जाता है बच्चे, बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई मुझे बता सकता है? मैं पहले बता दूं कि बिल, अगर एग्जाम में आ जाए कि बिल ऑफ एक्सचेंज कितने पीरियड के लिए लिखा जाता है, मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज कितने पीरियड का होता है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। बिल जो लिखा ना बीआरबीपी, आप 2 महीने, 4 महीना, 8 महीना, 1 साल, 5 साल, कितने समय के लिए भी कर सकते हो, कितने भी समय का। लेकिन एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन आ जाए कि बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली कितने समय का होता है, जनरली कितने समय का, तो क्या आंसर देंगे आप? 90 डेज। आपका 90 डेज। याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, कितने समय का भी हो सकता है। बट जनरली देखा गया, यूजुअली देखा गया कि इसका पीरियड जो होता है ना, वो आपका ट्रेड में 90 डेज को एक्सीड नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम में एमसीक्यू के लिए कि टर्म्स ऑफ जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कितने समय के लिए हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एनी टाइम, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है आपका। बट जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज कितने समय का होता है, तो उसमें जब 4 ऑप्शन जो आएगा ना, तो उसमें क्या होगा? एक 90 डेज होगा, एक 2 महीना होगा, 5 महीना, 1 महीना, तो 90 में टिक मार्क करेंगे। क्लियर आपको यहाँ तक? ये सर, ये छोटी छोटी बातें हैं जो जनरली बच्चे ध्यान नहीं देते, बट आपको देना चाहिए। मैं इस रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाने के पहले आपको बता दूं कि ड्यू डेट और जो मैच्योरिटी डेट है ना, दोनों अलग होते हैं। रियल लाइफ में दोनों अलग होते हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने नए स्टडी मैट में पता नहीं दोनों का मीनिंग सेम ले लिया है। ड्यू डेट और मैच्योरिटी आपका दोनों का मीनिंग सेम, तो कोई बात नहीं, हम दोनों को सेम मानते हुए आपका चलेंगे। इस पे क्वेश्चन वो बनाएंगे नहीं, वो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आप क्या बोल रहा हूँ। देखो, जब भी किसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर में, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जब भी किसी बिल ऑफ एक्सचेंज का हम निकालते हैं कि भैया हम मान लो एक बिल आपका है जो लिखा गया है आपका 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं जी, ड्यू डेट को निकालते समय, जैसे मान लो अगर 4 अप्रैल को, ध्यान से सारी बातें सुनेंगे, अगर 4 अप्रैल को बिल लिखा गया 3 मंथ्स के लिए, तो बताओ काउंटिंग कैसे होता है। 4 अप्रैल से 3 महीना, 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई, तो ये आपका 3 मंथ्स कहाँ कंप्लीट हुआ? 4 जुलाई को, 4 जुलाई। 4 जुलाई में आप क्या करेंगे? 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं, तो क्या हो गया आपका? 7 जुलाई, 7 जुलाई। और 7 जुलाई हमारा क्या होगा? ड्यू डेट होगा, या कह दो डेट ऑफ मैच्योरिटी। गुड, ये बात मुझे पता है, आप भी जानते हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर एग्जाम में पीरियड ऑफ बिल अगर मंथ्स में दिया है, मंथ्स में, तो काउंटिंग हमेशा क्या करना? मंथ्स में करना। 4 अप्रैल से 3 महीना, 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई, ऐसे काउंटिंग करना। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, अगर कुछ ऐसा बोल दे, एग्जाम में अगर मान लो कुछ ऐसा बोल दे कि 4 अप्रैल को हमने बिल लिखा है और पीरियड कहता है कि 90 डेज, 90 डेज, तो याद रखना, अगर डेज में आपका दिया रहेगा तो काउंटिंग आपका डेज में किया जाएगा। जब मैं ये काउंटिंग डेज में करना शुरू करूंगा, तो यहाँ पे एक ध्यान देना है कि जिस दिन बिल लिखा गया है उस दिन को हम एक्सक्लूड करते हैं फॉर काउंटिंग द ड्यू डेट। 4 अप्रैल अगर मान लो काउंटिंग आपको डेज में करना है, मंथ्स में तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर डेज में काउंटिंग करना है तो जिस दिन बिल लिखा गया हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। तो 4 अप्रैल को छोड़ दीजिए। जरा बताओ अप्रैल में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन होते हैं। तो 30 में 4 हटा दो, क्योंकि 4 को भी हटाना है, यानी कि 26 दिन आपका अप्रैल में हो गया। मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 31 दिन आपका मई में हो गया। जून आपका 30 हो गया। कितने दिन हो गया आपका? ये 87 आपका हो गया,
87। तो आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून तक, 30 जून तक आपका कितना दिन हो गया जी? 87। 3 दिन और ऐड करो तो क्या बन गया आपका? 3 जुलाई। 3 जुलाई, और 3 जुलाई में 3 दिन का हम क्या ऐड करेंगे? ग्रेस पीरियड। तो क्या हो गया? 6 जुलाई, 6 जुलाई आपका। मैं तो सिर्फ आपको इतनी बात बताना चाहता हूं कि अगर ड्यू डेट निकालना हुआ क्वेश्चन में और मंथ्स में दिया है तो मंथ्स में काउंटिंग कीजिए, डेज में दिया है तो डेज में काउंटिंग करना। व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग इन डेज तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन को हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। मुझे विश्वास है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरी के लिए कुछ बात बताना चाहता हूं, एमसीक्यू के लिए, मेनली आपका एमसीक्यू के लिए। पता क्या होता है, ये जो 3 डेज का जो ग्रेस पीरियड यहां पे ऐड किया जा रहा है ना, ग्रेस पीरियड, आपको हर एक बिल में ग्रेस पीरियड ऐड करना है, हर एक बिल में ऐड करना है। लेकिन अगर बिल जो आपका है ना वो इन 3 में से कोई एक हो जाए, ऑन डिमांड बिल हो जाए, एट साइट हो जाए, या ऑन प्रेजेंटमेंट बिल हो जाए। ऑन डिमांड का मतलब जिस दिन डिमांड करूंगा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऑन साइट जिस दिन हमने बिल दिखा दिया आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और प्रेजेंट में जिस दिन हमने प्रेजेंट कर दिया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में फिर ग्रेस पीरियड को ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जिस दिन बिल आपके पास पहुंच गया उस दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, ये जो हम हमेशा 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, लेकिन इस 3 केस में हमने क्या बोला? ऑन डिमांड, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट। इसमें क्या होता है कि आपका ग्रेस पीरियड को हम यहां पे इंक्लूड नहीं करते, ग्रेस पीरियड को हम इंक्लूड नहीं करते। यहां तक बात क्लियर है आपको? ये बात क्लियर है बच्चे कि जब भी ऑन डिमांड, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट बिल हो जाएगा तो उस केस में हम ग्रेस पीरियड को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका सिंपल मतलब ये निकल के आ गया, मान लो कोई बिल लिखा गया कि भैया 26 को आपको पे करना है, स्पेसिफिक डेट है कि 26 तारीख को पे करना है, तो फिर तो हम 26 को ही पे करेंगे ना। 28 को पे करना तो हम 28 को ही पे करेंगे ना। अगर बिल पीरियड में लिखा गया कि 3 मंथ्स के बाद पे करना है, 90 डेज के बाद पे करना है, तब तो हम ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे। लेकिन अगर वो ऑन डिमांड बिल है, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, तो उस केस में हम ग्रेस पीरियड को इंक्लूड नहीं करते हैं। आपके लिए एमसीक्यू के लिए मैं बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इन्हीं बातों को मैंने फिर क्या किया, आपको बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे अब दिखाया भी है। देखो ना, कहता है कि जब बिल आपका मेड पेबल होता है ऑन स्पेसिफिक डेट, आप खुद बताओ, आप लॉजिकल हो, आपके दिमाग है, आपके अंदर शक्तियां हैं। अगर मैंने कोई बिल एक आप पे लिखा और लिखा कि 18 अगस्त को आपने पेमेंट करना है, अगर बिल में मैंने वो डेट मेंशन कर दिया कि भैया 18 अगस्त को पेमेंट करना है, तो 18 अगस्त को ही तो पेमेंट करना होगा, फिर तो ग्रेस पीरियड का मतलब ही नहीं बना। यानी कि फिर वो पता क्या होगा, इस केस में ये कहां काउंट हो जाएगा? इन बिल के अंदर में काउंट हो जाएगा। तो अगर बिल पेबल ऑन ए स्पेसिफिक डेट है तो वहां पे हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक डेट ही आपका ड्यू डेट हो जाएगा, हम वहां पे ग्रेस पीरियड को इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन पता है, जब बिल आपका पेबल होता है आफ्टर स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ, तो हम क्या करेंगे? उतना मंथ ऐड करेंगे और फिर उसमें ग्रेस पीरियड को ऐड करेंगे। बताया था, भी मैंने आपको बताया था कि मंथ्स में होगा तो ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे। अगर वो डेज में होगा तो काउंटिंग हम डेज में करेंगे, और ये इस काम को करते समय 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी ऐड करेंगे। लेकिन याद रखना, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल ड्रॉन को हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। मुझे विश्वास है ये भी कोई दिक्कत ना हो। आप ये भी जानते हो कि जब हमने क्या किया जी, ड्यू डेट निकाला, मतलब कि 3 मंथ्स या 90 डेज प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद, ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद जो डेट आ रहा है, अगर वो एक नेशनल हॉलिडे हो जाए, नेशनल हॉलिडे, पब्लिक हॉलिडे, गेजेटेड हॉलिडे आपका हो जाए, मतलब कि पहले से ही वो छुट्टी अनाउंस्ड है हमारे देश में, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ड्यू डेट को क्या करते हैं? प्रीपोन्ड करते हैं। जो आपका प्रीसीडिंग बिजनेस डे होगा, जिस दिन आपका बिजनेस डे आपका होगा, उसी दिन हम ड्यू डेट मानेंगे। फिर मतलब कि हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे जी? प्रीपोन्ड करेंगे। कैसे याद रखेंगे? पहले से हमें पता है कि भैया ड्यू डेट जो आपका पड़ने वाला है 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद, वो एक पहले से ही अनाउंस हॉलिडे है। तो फिर आपको उसके पहले जो आपका बिजनेस डे होगा ना, उस दिन आपको क्या करना होगा? उसका ड्यू डेट मानना पड़ेगा। यस, लेकिन मेरे बच्चे, अगर वो सडन हॉलिडे हो जाए, सडन हॉलिडे, कोई स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, हमारे देश में किसी का कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया कि हमारा उस दिन इंडिया को ही बंद कर दिया गया, या फिर बैंक उस दिन काम नहीं कर पाया, तो उस केस में जो नेक्स्ट फॉलोइंग नॉर्मल डे होगा वो आपका ड्यू डेट होगा। मुझे ये भी विश्वास है यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इनके ऊपर में कोई भी एमसीक्यू बन जाए, कोई भी एमसीक्यू बन जाए, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे, है ना बच्चे? बोलो हाँ।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग का ये सर। मैं और आगे बढ़ता हूँ। पता है 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, सब आप जानते हैं, इन 3 टाइप के बिल को छोड़ के। आपका एक और भी केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बार ना, ये एक बिल होता है बच्चे, ये कब होता है, मैं पहले केस लेकर आ जाऊं। पता है मैं कह रहा हूं कि जब डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया वो दिन, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया गया। हो सकता है ना कि मान लो 7 अप्रैल को बिल मैंने यहाँ से लिखा, मैंने 7 तारीख को बिल आप पे लिखा। आप हो मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, आप मान लो मुंबई में है, तो मुंबई में पहुँचने पे आपने क्या किया, जब बिल पहुँचा तब तो आपने साइन किया होगा। वो मान लो आपका 9 अप्रैल हो गया, 9 अप्रैल। मेरी बात सुनना, जब ऊपर में जितनी सारी बातें हमने रिवाइज किया ना, वो पता है क्या था, वो तब था मेरे बच्चे जब डेट ऑफ बिल जो ड्रॉ किया गया उसी दिन एक्सेप्ट हो गया। दोबारा सुनिए, ऊपर में जितनी बातें हमने रिवाइज किया वो क्या था जी, डेट ऑफ बिल ड्रॉन और उसी दिन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। हमने बिल आप पे लिखा, आपने साइन करके मुस्कुरा के मुझे दे दिया। अभी तक हमने बात स्टडी किया। अब मैं कह रहा हूं कि एक नया केस आता है कि मान लो डेट ऑफ बिल ड्रॉन 7 अप्रैल है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपका 9 को हुआ। बिल कब एक्सेप्ट किया गया, 9 को। तो मान लो अब यहाँ, और बिल का पीरियड कहता है जी कि बिल का जो पीरियड है ना वो आपका 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स है। तो मुझे ये बताइए कि अगर बिल का पीरियड 3 मंथ्स है तो वो 3 मंथ्स किस डेट से काउंट किया जाएगा। मैं पूछ रहा हूं, वो 3 मंथ्स जो होगा वो किस डेट से काउंट किया जाएगा, 7 अप्रैल से या फिर 9 अप्रैल से। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, जब भी डेट ऑफ बिल ड्रॉन एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, 2 अलग अलग डेट होते हैं। जिस दिन बिल लिखा गया और जिस दिन साइन हुआ, अगर दोनों अलग अलग होगा तो उन बिल के ऊपर में ये मेंशन करना पड़ता है। ध्यान से सुनना, ना 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 आप बदमाश हो, आप उल्टे सीधे आंसर दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मैंने क्या बोला, जब डेट ऑफ बिल ड्रॉन और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 2 अलग अलग डेट होंगे तो आपको बिल के ऊपर में इस बात को मेंशन करना होगा कि बिल आफ्टर साइट है या बिल आफ्टर डेट है। उस बिल पे लिखना पड़ेगा कि भैया ये बिल क्या है, आफ्टर साइट है या फिर आफ्टर डेट है। अगर बिल पे मेंशन किया गया है कि बिल आफ्टर साइट है तो मेरे बच्चे ड्यू डेट की जो काउंटिंग होती है ना, वो काउंटिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया गया है हम उस दिन से क्या करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं। सुनने मेरी बात, अगर क्वेश्चन के अंदर में डेट ऑफ बिल ड्रॉन और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस अलग होगा तो हमेशा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएगा कि उस बिल पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर साइट या फिर आफ्टर डेट। अगर वो लिखा हुआ आफ्टर साइट तो इसका मतलब क्या, काउंटिंग कब से होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और अगर लिखा हुआ आफ्टर डेट तो काउंटिंग कहां से होगा जी, फ्रॉम डेट ऑफ बिल ड्रॉन, फ्रॉम डेट ऑफ बिल ड्रॉन। बस इतनी सी बातें आपको निकल के आती है ना, ये बात निकल के आती है। समझिए मेरी बात ना। तो मैं जानता हूं कि ये भी आपके लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पता है मेरा मकसद क्या है, क्योंकि पिछले एग्जाम में इससे म्यूचुअल एकोमोडेशन का एक 7th मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। मैं अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन क्या था। तो मेरा मानना है बच्चे कि इस बार एग्जाम में ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज से एमसीक्यू ज्यादा पूछेंगे, वो मुझे ऐसा लग रहा है। ये नहीं कि इसका मतलब कि वो बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नहीं, मैं पूरी तैयारी कराऊंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके छोटे छोटे कण जिसमें एमसीक्यू छिपा हुआ है मैं उसको आपको तैयार करा दूं। तो बस ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है मयंक शुक्ला जी। अब आइए ना, मैं अब आपको लेके आता हूँ इसका प्रैक्टिकल। बहुत ही प्यारा छोटा सा चैप्टर है, मस्त तरीके से हम इसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। आइए अब मैं आपको लेके आता हूँ इसका एंट्रीज, क्योंकि आप जानते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर में सिर्फ एंट्री और सिर्फ एंट्री है ना, सिर्फ एंट्री और सिर्फ एंट्री है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री क्या होगा, यहाँ पे एंट्री क्या होगा, ठीक है ना। सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखो एंट्री आपके एग्जाम में या तो ड्रॉवर के बुक में आएगा या ड्रॉई के बुक में आएगा या दोनों के बुक में आएगा, और किसी थर्ड पार्टी के बुक में नहीं आएगा। थर्ड पार्टी मतलब पेई है ना, जो पैसा रिसीव करता है, मतलब बिल बैंक के पास है तो बैंक पे ही हो गया, इंडोर्सी तो इंडोर्सी हो गया, वो उनके बुक में आपसे नहीं पूछेगा। हमारे लिए क्या पूछेगा जी, ड्रॉवर में या फिर ड्रॉई के बुक में। तो ड्रॉवर एंड ड्रॉई के बुक में हमें क्या करना होगा जी, एंट्री समझना होगा। बहुत प्यारे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लीज जितने बच्चे अभी मेरे यहाँ पे देख रहे हैं मेरे साथ लाइव, आप अपने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रख लो, थोड़ी सी स्माइल रखो, दिमाग को शांत रखो। देखो सारी एंट्री क्या मस्त तरीके से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, सुनिए।
अभी आप इनको मत देखना, अभी आप मैं इनको काट ही देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये ना आए। सिर्फ आप किसको देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका ड्रॉवर के बुक में एंट्री में आपको दिखा रहा हूं। ड्रॉवर ने मेरे बच्चे गुड सेल किया। ड्रॉवर यहाँ पे क्या है जी, ये देखिए मैंने लिख दिया ये एक्स है एंड ड्रॉवी क्या है, वाई है। तो ड्रॉवर जो है ना वो एक्स है, तो आप ना आप ड्रॉवर हो, आप ड्रॉवर हो यानी कि आप अपने आप को एक्स मानते हुए सारी एंट्री करेंगे। मुझे बताओ आपने गुड सेल किया वाई को, तो क्या बोलेंगे, वाई टू सेल्स। सेल किया, आपका रेवेन्यू हो गया और उतना पैसा हमें क्या करना है, जो वाई से लेना है ना बच्चे, लेना है। लेकिन जब आपने वाई को गुड सेल किया तो हमने पहले किसको डेबिट किया था, वाई को, कि हमें वाई से पैसा लेना है। लेकिन जब वाई से आप बिल ले लेते हो, एक्सेप्टेंस ले लेते हो, यानी कि बिल जब आप ड्रॉ करते हो तो वाई के नाम को हम हटा देते हैं, वाई के नाम को हटा देते हैं और किसको डेबिट करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, है ना। यानी कि मेरे बच्चे ये दो एंट्री का अल्टीमेट इंपैक्ट हुआ कि अब वाई अकाउंट खत्म हो गया। वाई अकाउंट आपके बुक में नहीं है, आपको बुक में क्या दिख रहा है, हमने सेल किया और हमारे पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल। सेल करके हमारे पास क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया है। फिर कहते हैं कि अगर इस बिल को आपने टिल मैच्योरिटी, मान लो बिल 3 महीने का 4 महीने का है और उस टिल मैच्योरिटी अगर बिल आपने अपने पास रखा, तो बिल अपने पास रखने का क्यों कोई एंट्री पास करूंगा, ऑलरेडी बिल हमारे पास दिख रहा है, तो नो एंट्री इज पास। अरे बोलो ना, ये बात याद है ना कि अगर बिल हमने अपने पास रखा, वी डू नॉट पास एनी मोर एंट्री बिकॉज ऑलरेडी बिल इज विथ अस, हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर बिल को हम डिस्काउंट करते हैं, बिल डिस्काउंट करने का मतलब होता है बिल बैंक को बेच देना, है ना। डिस्काउंट का मतलब क्या, सिंपल शब्दों में बिल हमने बैंक को बेच दिया। तो देखो अगर बिल डिस्काउंट करोगे, नजर यहां डालो, ये जो बिल आपके पास डेबिट में था ना, वो क्रेडिट होके बिल हमारे पास से चला गया, बिल चला गया और बैंक ने जितने पैसे आपको दिए होंगे इस बिल के बदले में, वो हमारे बैंक में पैसा चला गया, वो हमारे अकाउंट में जमा कर देता। आप जानते हैं कुछ चार्जेस बैंक काटता है, उसको हमने क्या किया, डिस्काउंट एक्सपेंस के रूप में दिखा दिया, डिस्काउंट एक्सपेंस के रूप में दिखा दिया। पहला आपका क्या था जी, गुड्स बेचने का, फिर बिल ड्रॉ किया, बिल टिल मैच्योरिटी कुछ नहीं। अगर बिल को, अगर दीज आर डिफरेंट केसेज, 3A B C D 4 केसेज हैं, इनमें से बिल के साथ कुछ एक ही होगा। अगर मैच्योरिटी तक रखा कोई एंट्री नहीं, बिल को हमने डिस्काउंट किया तो हमने क्या किया, बिल को हटा दिया, बैंक डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। दूसरा, बिल को अगर हमने इंडोर्स कर दिया, रिपीट कर रहा हूं, इंडोर्स का मतलब क्या, भी दो केसेज नहीं है। इस एंट्री के बाद क्या हो रहा है, ये निकल के आ रहा है, बिल हमने क्या क्या इंडोर्स कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि कोई मेरा पहले से क्रेडिटर था, किसी से मैंने पहले से कुछ कर्ज लिया था और उस कर्ज के बदले में उसको क्या किया, मैंने ये बिल दे दिया कि जाओ आप पेमेंट कलेक्ट कर लेना, उसको बोलते हैं बिल को इंडोर्स करना। जानते हो ना, बिल इंडोर्स करना मतलब कि मेरे पास क्या भी है, बिल है, मेरा एक क्रेडिटर है, उस क्रेडिटर को क्या क्या, मैंने इस बिल को दे दिया कि भैया आप जाके ड्यू डेट पे पेमेंट ले लेना, मेरा कर्ज आपके साथ खत्म हो गया। तो अगर ये बिल मैं अपने क्रेडिटर को दे दूंगा पेमेंट के बदले में, यानी कि अगर इंडोर्स कर दूंगा, तो देखो बिल हमारे पास से चला जाएगा और क्रेडिटर जो हमारी लायबिलिटी हुआ करती थी, वो लायबिलिटी अब हमारी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, बोलो ना। हाँ, लायबिलिटी है ना बच्चे, लायबिलिटी कम होना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या हो गया, क्रेडिटर्स टू बी आर अकाउंट आपका, है ना। तो ये सारी बातें आपका या तो केस ये होगा या फिर केस ये होगा या फिर ये होगा, ये चौथा होगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसमें क्या होगा जी, ये जो बिल हमारे पास है ना बच्चे, ये बिल मैं अपने बैंक को दे दूंगा कि बैंक भैया ये बिल जो मेरा है ना अपने पास संभाल के रखो, ड्यू डेट पे जाके पैसा कलेक्ट करना और पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा कर देना। मेरे बच्चों ध्यान रखना, बिल डिस्काउंटेड का मतलब होता है बिल बेच देना। अब बिल मेरा नहीं रहा, लेकिन बिल सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब बिल मैंने बेचा नहीं है, मेरे पास जो बिल था ना वो हमने बैंक को दे दिया कि बैंक संभाल के रखो, मेरा बिल है, ड्यू डेट पे जाना, पैसा कलेक्ट करना और मेरे अकाउंट में जमा कर देना। यही होता है ना बच्चे, ये सर। तो जब भी ये बिल मैंने बैंक को दे दिया ना, तो देखो बिल मेरे पास से चला गया, लेकिन मेरा बैंक नहीं बढ़ेगा क्योंकि पैसा अभी नहीं मिला है, वो पैसा बाद में ड्यू डेट पे आएगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने पास किस नाम से दिखाते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन के नाम से। आज हम उसको किस नाम से दिखाते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन के नाम से। मुझे एक बात बताओ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने बच्चे अभी मुझे यहां पे सुन रहे हैं, कि एग्जाम में आ जाए कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ध्यान से सुनिए, ये जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट है, ये फर्म का मतलब इस क्वेश्चन में एक्स का ये क्या है, ये उनका एसेट है, ये उनकी लायबिलिटी है, वो आपका एक्सपेंस है या फिर रेवेन्यू है, क्या बोलेंगे आप।
बताइए, मैं एक एक बच्चे से आंसर सुनना चाहता हूं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये जो बिल सेंट फॉर, अगर इस अकाउंट के बारे में पूछ दे कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या है, तो आप मुझे बताओ किस में टिक मार्क करोगे आप। कितने प्यारे बच्चे हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सारे बच्चे इतने सारे प्यारे एक साथ कैसे हो सकते हैं। सिर्फ एक बदमाश बच्ची मुझे मिली है, विश्वास। हाँ लड़की, हाँ जी, ये एसेट है बच्चे, ये एसेट है, ये एसेट है, क्योंकि जो मेरी अमानत मेरे पास पड़ी थी ना, बीआर, बिल्स रिसीवेबल, बस हमने क्या किया, अपने पास से बैंक को दे दिया कि बैंक संभाल के रखो, है ना, है तो मेरा ही ना। तो वो जो है बच्चे, वो मेरा एसेट है, वो मेरा एसेट है और मेरा एसेट आपका है, ठीक है ना। तो ये एसेट में आपको एग्जाम में क्या करना होगा, टिक मार्क करना होगा। खैर एनीवे, मैं जानता हूं कि आप इस बात को समझ गए। ये लो ना, ये देखो, आप हैरान हो जाओगे कि आपके अंदर में ऐसी ऐसी शक्तियां कैसे आ सकती हैं। जिस चीज को पढ़ाने के लिए मैंने आपको क्लास में 2 घंटे का समय लिया था, उसको देखो आपने 5 मिनट में रिवाइज कर लिया। गुड्स को बेचना, बिल रिसीव करना, रखा तो नो एंट्री, डिस्काउंटेड तो ये होगा, इंडोर्स तो ये करेंगे, और सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब आप ये करेंगे। तो हमारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। हमने चारों केस देख लिया, चारों ही केस हमने देख लिया। यहाँ पे ये बात निकल के आए। क्या यहाँ तक सबको ठीक है मेरे बच्चे? यहाँ तक सबको ठीक है? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई? यहाँ तो कोई डाउट आपको? बोलो ना हाँ या ना। यहाँ तो कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो ना, इन 4 केसेज के बाद अब अगला क्या होगा जी? बिल हमारा ऑनर्ड हो गया। मैं किस चीज को समझा रहा हूं? ऑनर्ड होना। आपको पता ऑनर्ड का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट पे जो भी इंसान ड्रॉवी के पास गया, बोला कि पैसा दे दो, उन्होंने पैसा पे कर दिया। पैसा पे करने का मतलब होता है कि बिल को ऑनर्ड कर देना। सुनो ना मेरी बात सुनो ना। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, 4A एंट्री को बताना चाहता हूं। 4A पढ़िए, देखो जरा यहाँ पे 4A में मैंने क्या लिखा हुआ है। 4A में पढ़ेंगे यहाँ पे, व्हेन बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी। ये देखिए कैसे दिमाग में इन बातों को लेकर चलेंगे। मैं एक बार क्लीन कर दूं आपके लिए। क्या ये मैंने क्लीन कर दिया। ये देखिए आप याद कीजिए, पहला एंट्री वाई अकाउंट को और हमने दूसरा एंट्री इसको हटा दिया, तो हमारी एंट्री क्या बच गई थी? BR2 सेल्स। ये एंट्री दिख रहा था बिल कैपिटल मैच्योरिटी का, है ना। कोई अलग से हमने एंट्री पास नहीं किया था, यानी कि बिल हमारे पास है, एक्स के पास है। अब ये बिल ड्यू डेट पे लेकर गया और ड्रॉई ने क्या किया, उसके बदले में पैसा मुझे दे दिया। तो अगर मुझे यानी कि एक्स को अगर पैसा मिलेगा तो क्या करूंगा जी? इस बिल को अब हटा दूंगा और इसके बदले में खूब सारे पैसे मिल गए, तो पैसा लेने की एंट्री करूंगा। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? ये देखिए आप यहाँ पे, आप क्या करना, ये देखिए आपने बिल को हटा, कहाँ गया, सॉरी माफ कीजिए, ये नहीं, आप देखिए यहाँ पे क्या किया जी, आपने बिल को हटा दिया टू BR अकाउंट, और पैसा अगर कैश में मिला तो कैश, बैंक में मिला तो बैंक। आप जनरली बैंक से एंट्री करना, क्योंकि कैश से एंट्री करने का जमाना गया। आपको पता है कि कैश से आजकल कुछ होता नहीं है। अगर कोई बच्चा कैश डेबिट करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि बैंक से आप एंट्री कीजिए कि पैसा हमारे पास मिल गया आपका, ठीक है ना। ये इसका मतलब निकल के आता है, ठीक है। 4B में आइए। 4B में क्या था? व्हेन बिल डिस्काउंटेड, जब हमने बिल डिस्काउंट किया था। आप भूल गए क्या? जब बिल डिस्काउंट किया था ना बच्चे, ये देख लो आप, जब बिल आपने डिस्काउंट किया था तो बिल हमारे पास से चला गया बिल हमारे पास, और बैंक से हम पैसा रिसीव कर चुके जितना हमें लेना था, कुछ डिस्काउंट चार्ज कटने के बाद। जब ड्यू डेट पे बैंक जाएगा ड्रॉई के पास एंड ड्रॉई ने बैंक को पैसा पे कर दिया, तो क्या वो बैंक वाला दोबारा आपको पैसा देगा बच्चे? आपसे पूछता हूं, जरा मुझे बताइए कि अगर मान लो कि मैंने क्या किया था, अपना बिल स्टार्टिंग में ही बैंक वाले को बेच दिया था और बैंक वाले से पैसा ले लिया। अब ड्यू डेट पे वो बैंक वाला उस ड्रॉई के पास जाके पैसा मांगेगा और ड्रॉई ने उनको पैसा पे कर दिया, तो क्या वो दोबारा मुझे पैसा देंगे? नहीं देंगे। तो हमें इससे कोई मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि वी आर नॉट गोइंग टू पास एनी एडिशनल एंट्री फॉर ऑनरिंग दैट बिल। आपका कोई डाउट आपको? नहीं सर। अगर हमने बिल इंडोर्स किया था और वो ऑनर्ड हो जाए तो भी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे जी, क्योंकि हमने क्रेडिटर को बिल दे दिया था बच्चे। वो क्रेडिटर बदमाश जिसको हमें पेमेंट करना था, हमने बिल के थ्रू पेमेंट कर दिया था। अब वो क्रेडिटर जाके उससे पैसा लेगा, अपने पास रखेगा, हमें थोड़ा ही कुछ देने वाला वो आपका। तो हम वहां पे क्या करेंगे? नो एंट्री पास करेंगे। हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात बताऊं, वो जो केस था ना, जब बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये देखिए, जब आपने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था तो बिल तो हटा दिया था, और किस एसेट को आपने डेबिट किया था? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यही डेबिट किया था ना बच्चे। हाँ, अब क्या होगा जी? ड्यू डेट पे वो जो बैंक वाला है वो जाएगा पैसा मांगने ड्रॉवी के पास,
और ड्रॉवी ने पैसा दे दिया, तो बैंक वो पैसा लेकर हमारे अकाउंट में जमा करेगा, हमारे लिए, मेरा पैसा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो डेबिट था ना, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, और पैसा हमारे कहाँ चला गया, बैंक में, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। हाँ, इस केस में जब बिल हम बैंक को देते हैं कलेक्शन करने के लिए और जाके कलेक्ट हो जाता है, तो बैंक हमसे कुछ चार्जेस काटता बच्चे, बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेता, वो फ्री में थोड़ा ही काम करेगा। तो कोई बात नहीं, अगर कुछ बैंक चार्जेस क्वेश्चन बोल देगा तो कह देना कि भैया हमारा बैंक चार्ज एक्सपेंस है, उतना पैसा हमारे बैंक से कट गया आपका। तो ये 2 एंट्री, अगर इसके बारे में बोलेगा तो ये एंट्री पास करेंगे, नहीं बोलेगा तो सिर्फ 1 एंट्री करके आ जाना, काम खत्म करना। बिल ऑनर्ड हो चुका है, बातें हमारी खत्म हो चुकी है, बिल ऑनर्ड हो चुका, बाकी हमारे खत्म हो चुकी है। ठीक है ना। तो एक बार आप अपने अपनी अपनी सभी बच्चे आंखें बंद करें और एक बार देखिए कि क्या यहां तक बातें क्लियर है। चैट बॉक्स में येस या नो होगा और आंखें आपकी बिल्कुल बंद रहेंगी, आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी। आपके समान, आपके सामने सिर्फ आपके पूज्य हैं, आपके मम्मी पापा, चाहे जिसको भी आप मानते हैं, और बिल्कुल आत्मा से जवाब दीजिए कि क्या यहां तक की बातें आपकी क्लियर है। योगेश को कॉफी चाहिए, मेरा गला बैठ रहा है। योगेश को कॉफी चाहिए, मेरा गला बैठ रहा है। यहां तक क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है, गुड। यहां तक क्लियर है आपका, यहां तक क्लियर है बच्चे। मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि ये तो हुआ सारे केसेस किसके जी, ऑनर्ड करने के, ऑनर्ड करने के। आप देख सकते हैं कितना मजा वाली चीज़ है कि ऑनर्ड में आपका पहले वाले केस में जब बिल कैपिटल मैच्योरिटी था, हमने बिल का पैसा रिसीव किया, हमने एंट्री पास किया, यहाँ कोई एंट्री बनता नहीं है। हमने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा था, बैंक ने पैसा कलेक्ट कर लिया, तो वो नाम हटा के हमने बैंक को बढ़ा दिया, बाकी बातें क्लियर है। आप ना जब एग्ज़ाम देने जाना ना बच्चे, एग्ज़ाम देने जाना, तो कृपया करके एक बार भगवान से प्रार्थना करके जाना कि भगवान जी, आप ना ड्रॉवर के बुक में एंट्री मत पूछना, आप एंट्री पूछना ड्रॉवी के बुक में। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं सच बता रहा हूं, आपको नहीं पता बट मैं जानता हूं कि ड्रॉवी के बुक में बच्चे एंट्री करने से भागते हैं कि पता नहीं क्या भयानक है, क्या चीज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ड्रॉइंग के बुक में क्या करते हैं बच्चे, भागते हैं। लेकिन कैसे मैं विश्वास दिलाऊं कि ड्रॉवर में जो हम एंट्री पास करते हैं उससे बहुत सिंपल एंट्री ड्रॉइंग के बुक में आती है। सुनो ना मेरी बात, ड्रॉइंग, पता मैं अब आपको क्या मानूंगा, अब आप अपने आप को मानना कि आप वाई हो। आप कौन हो, वाई हो। और आपने क्या किया जी, गुड्स को परचेज किया। आप वाई हो और गुड्स किससे परचेज कर रहे हो जी, एक्स से। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। गुड्स जब परचेज किया तो फिर मेरे बच्चे आपने क्या किया जी, जब मैंने बिल आप पे लिखा था, जब मैंने बिल लिखा था तो आपने बिल क्या किया था, साइन किया था, आपने अपना एक्सेप्टेंस दिया था। तो पता है बच्चे, पहली एंट्री में देखो जरा, आपने कर्ज किसको बताया था, लायबिलिटी किसको बताया था, एक्स को। अब एक्स के बदले में आपका लायबिलिटी क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल, वो कागज। तो देखो ना, वाई को हमने क्या किया, क्रेडिट डेबिट हटा दिया और हमारा क्या हो गया, 2BP अकाउंट। अल्टीमेटली कोई पूछ दे आपसे, अगर कल को आप घर से बाहर निकल रहे हो, बहुत तेज आंधी आ रही है, लोग गिरे जा रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, सब कुछ टूट फूट रहा है, और उसके बीच में कोई एक इंसान आपसे पूछ दे कि जरा बताओ इस 2 एंट्री का क्या इंपैक्ट हुआ, अल्टीमेट इंपैक्ट बताओ, तो आप उसको बता देना कि अरे यार, वाई ने गुड्स को परचेज किया है, वाई ने परचेज किया है और उसके बदले में उसने पेमेंट करना है। जो पेमेंट करना है उस कर्ज का नाम क्या है, बिल्स पेबल। बस यही तो है बच्चे, बिल्स पेबल क्या होगा, उसका नाम होगा आपका, बिल्स पेबल आपका नाम होगा। तो यहां पे क्या हुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। एक प्यारा बच्चा है दिनेश, और दिनेश का आज बर्थडे है, दिनेश का आज बर्थडे है। मैं चाहता हूं कि जितने भी प्यारे बच्चे मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं उन सभी बच्चे उसके लिए बोले हैप्पी बर्थडे। आपको दिनेश, आपको बहुत विश करता हूँ, अच्छा हैप्पी बर्थडे बच्चे। आपके लिए लाइफ में इतने सारे सक्सेस आए कि आपको खुद ना विश्वास हो कि मैं इतने ऊपर कैसे पहुँच सकता हूँ। दुनिया में जितने भी ख्वाब जो आपने देखे होंगे वो सारे आपके पूरे हों, और वो सारे बच्चे जो सोच सकते हैं कि मुझे यहाँ पहुँचना है, उसे कहीं कहीं दूर आप पहुँचे, कहीं कहीं दूर पहुँचे, बहुत सारे सपने आपके पूरे हो। आप सबको, मतलब आपको हैप्पी बर्थडे बच्चे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना। तो मैं अब आपको खुशी मनानी चाहिए, और दिनेश आपको मिठाई भी खिलाना चाहिए, है ना, मिठाई भी खिलाना चाहिए।
तो अब बस अब हम सोच रहे हैं कि दिनेश खुश हो गया होगा और उसका आज बर्थडे बहुत अच्छे से मनने वाला है, वो बहुत खुशियां मनाएगा। लेकिन अब अगला 1 घंटा अब हमें फोकस करना होगा अपने कंटेंट पे। और मेरे प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे अब आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, भूल जाइए सब कुछ, सब कुछ भूल जाइए। बर्थडे हम मनाएंगे सीएमए बनने के बाद, पहले यहाँ पे आइए। अब सुनिए, हो गया बदमाशो, हो गया, अब आइए यहाँ पे। तो हमने वाई ने क्या किया, परचेज किया जी, और लायबिलिटी का नाम क्या, बिल्स पेबल। याद रखना, वाई के पास जो कर्ज है उस कर्ज का नाम क्या है जी, बिल्स पेबल। बस वो उस कागज को जानता है बच्चे, वो कागज जिसका नाम क्या है, बिल्स पेबल। पता क्या होगा अब इसके बाद, ड्रोवर ने बिल अपने पास रखा हो, ड्रोवर ने बिल को डिस्काउंट किया हो, ड्रोवर ने बिल को इंडोर्स किया हो, ड्रोवर ने बैंक को भेजा हो, इन एनी सर्कमस्टांसेज ड्रोवी यानी कि वाई इज नॉट गोइंग टू पास एनी फर्दर एंट्री, कोई एंट्री नहीं बनेगा। वाई जानता है, वाई को पता है कि मेरे कर्ज का नाम क्या है, बिल्स पेबल। अब वो बिल, ये कागज जो है ना बच्चे, बिल्स पेबल, जो भी उस कागज को लेकर आएगा बस वो कागज के अगेंस्ट पेमेंट करेगा। तो आप बिल अपने पास रखो, आप उसको क्या कर रहे हो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अरे बदमाशो, अब हो गया, ये सीमा, ऋतिक, सविता बदमाशी करेगा, ये सब भूल जाओ, हो गया। मैंने बर्थडे उसको विश कर दिया, लेकिन आपको भी अपना बर्थडे मनाना है। जितने सारे विशेष मैंने उसको दिए हैं, आपको भी अपना पूरा करना है, और उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी हम सारे बच्चे आगे निकलेंगे। आओ ना, हम सबके सपने पूरे होंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि ड्रोवी क्या करेगा बच्चे, इन चारों ही केस में कोई एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि वो कर्ज का नाम क्या जानता है, बिल्स पेबल। सुनो ना, अब उसके बाद क्या होगा। मजे की बात है कि जो बिल हमने मैच्योरिटी तक रखा था और ऑनर्ड हो जाए, बिल हमने डिस्काउंट किया था ऑनर्ड हो जाए, इंडोर्स किया था ऑनर्ड हो जाए, बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो ऑनर्ड हो जाए, इन ऑल द 4 सर्कमस्टांसेज ड्रोवी इज गोइंग टू पास द सेम एंट्री। क्या एंट्री होगा जी, ये देखो नजर, यहाँ पे कर्ज का नाम क्या दिख रहा था, बीपी। वो क्या करेगा, बीपी को हटा देगा। बीपी को देखो, चारों ही केस में क्या करेगा, बोलेगा भैया मैंने बीपी का पेमेंट कर दिया। हमने किसको पेमेंट किया मतलब नहीं है, मैंने बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। तो इन ऑल द 4 केसेज वी आर गोइंग टू डेबिट व्हाट, द बीपी अकाउंट। और हम क्या बोलेंगे, टू कैश या बैंक, मतलब कि जो भी पेमेंट किया होगा कैश से कर दीजिए एंट्री, चाहे बैंक से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, आपका ड्रोवी के बुक में एंट्री आ जाए। भगवान जी कृपया करके ड्रोवी के बुक में एंट्री दे देना, क्योंकि वी नो कि देयर आर वेरी लिमिटेड एंट्रीज व्हिच वी हैव टू पास इन द बुक्स ऑफ ड्रोवी आपका, है ना। तो ये हमारा काम पूरा हो गया। मुझे जल्दी से बता दो, जिन बच्चों का यहां तक सारी बातें ड्रोवर ड्रोवी के बुक में क्लियर है, ऑनर तक, वो अपना बोलेंगे यस, जो बच्चे क्लियर नहीं हो बोलेंगे नो। जल्दी से, यहां तक ड्रोवर ड्रोई के बुक में ऑनर्ड तक का जो केस है, अगर आपका क्लियर है तो बोल दीजिए यस, अगर क्लियर है तो बोल दीजिए नो। आप यहाँ पे, अरे योगेश कहाँ है बदमाश, चाय पिला दो, कॉफी पिला दीजिए एक। योगेश गला बैठ रहा है। यस, महेश पाटिल कहता है कि सर नो सर, वो या तो बाद में आया है या फिर पढ़ाई नहीं किया है। रिवीजन क्लास से बच्चे सब कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ आपको अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, एक बार दोबारा इसको बाद में देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ये तो था ऑनर्ड का केस। अब आइए यहाँ पे, अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो फिर क्या करेंगे। बिल डिसऑनर्ड आपका, तो बिल अगर डिसऑनर्ड हो जाए तो क्या करेंगे, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। पता है, मैं तो भगवान से बोलता हूँ कि भगवान जी ऑनर्ड का केस आए ही नहीं, ऑनर्ड का केस आए ही नहीं, केस क्या आ जाए, डिसऑनर्ड का, मजा आ जाएगा आपको। पता है क्या होगा बच्चे डिसऑनर्ड में, अब जब डिसऑनर्ड बताऊंगा तो फोर्थ भूल जाओ। हम लोग कहाँ पे, ये 3 या तो 3A में है, या 3B में, या 3C में, या 3D में। बिल हमारे पास है तो BR दिख रहा है, बिल हमने डिस्काउंट किया तो हमने बैंक से पैसा ले लिया है, इंडोर्स किया तो ये एंट्री हो चुका है, कलेक्शन में आपका ये हो चुका है, और इसके बाद कहता है कि बिल आपका क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ये लीजिए आप यहाँ पे, बिल डिसऑनर्ड आपका हो गया। अगर बिल आपका डिसऑनर्ड हो जाए ड्यू डेट पे तो क्या करेंगे जी, पहले ड्रोवर के बुक में हम देख लेते हैं, फिर ड्रोई के बुक में। सुनना ध्यान से, अगर बिल आपका ड्यू डेट पे जाके डिसऑनर्ड हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों, इन ऑल द 4 केसेस, चाहे कोई भी केस आ जाए, अब यहां पे ड्रोवर क्या करेगा ना, वाई के नाम को डेबिट करेगा चारों ही केस में, क्योंकि फाइनली वो कागज जिसको आपने डिसऑनर्ड कर दिया उस कागज को डिसऑनर करने के बाद अब मेरा सीधे जो
केस होगा, जो क्लेम होगा वो वाई से होगा। तो इन ऑल द 4 केसेज हम क्या करेंगे, वाई को यहाँ पे डेबिट करेंगे, वाई को डेबिट करेंगे। इन ऑल द 4 केसेज आप क्या करेंगे, वाई को यहाँ पे आप डेबिट करेंगे। याद रहेगी बात, अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो ड्रॉवर क्या करेगा बच्चे, वाई को हमेशा चारों ही केस में डेबिट करेगा। मुझे बताओ, जब बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी था, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जब बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी था तो मुझे बताओ ड्रॉवर के बुक में क्या दिख रहा था, कौन सा नाम दिख रहा था? जब बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी था तो ड्रॉवर के बुक में क्या नाम दिख रहा था जी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में क्या दिख रहा था, बीआर अकाउंट। तो पता है क्या करेगा, वो इस बिल को हटा देगा, टू बीआर अकाउंट आपका। कहाँ योगेश का है? ओह, गला थोड़ा ठीक हुआ। सुनो मेरी बात, अगर बिल मेरे बच्चे डिसऑनर्ड हो जाए ड्यू डेट पे, क्या करेंगे, एक तो वाई को डेबिट किया, और बिल अगर हमारे पास था तो हम बिल को हटा देंगे। हाँ, हमने कुछ अगर नोटिंग चार्ज पे किया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिल जब भी डिसऑनर्ड होता है तो जो बिल का होल्डर होता है ऑन ड्यू डेट, ध्यान देना, जो बिल को होल्ड करता है ड्यू डेट पे, उसकी जिम्मेदारी होती है कि नोटरी पब्लिक को जाके इस बात को इन्फॉर्म करे कि भैया बिल डिसऑनर्ड हो चुका है, और उसके बदले में नोटरी पब्लिक क्या करता है, हमसे कुछ चार्जेस लेता है, जिसको बोलते हैं नोटिंग चार्ज। तो अगर बिल हमने अपने पास रखा था और डिसऑनर्ड हो गया बच्चे, तो पता है अब मैं वाई से क्या पैसा लूंगा, एक तो बिल का पैसा और जितना हमने नोटिंग चार्ज पे किया होगा, दोनों मिलकर हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। बिल अगर हमने डिस्काउंट किया था, बिल हमने बैंक को बेच दिया था, बैंक गया होगा वाई से पैसा मांगने और बैंक को पैसा मिला नहीं होगा, तो बैंक ने नोटिंग चार्ज पे किया होगा। जो बिल का होल्डर होता है ड्यू डेट पे, वही नोटिंग चार्ज पे करता है। और अगर बिल का नोटिंग चार्ज आपका बैंक ने पे किया, तो पता है अब मुझे क्या करना होगा कि बैंक को अब पैसा पे करना होगा। कितना पैसा पे करना होगा, जो पैसा हमें बैंक को देना होगा, एक तो बिल का अमाउंट जी जितने का बिल का था, और प्लस आपका नोटिंग चार्ज है ना। बिल जितने का था वो तो पैसा हमें बैंक को देना ही पड़ेगा, वो और जो नोटिंग चार्ज होगा वो भी देना होगा। मतलब मेरे बैंक को वाई से पैसा मुझे लेना है, और पैसा किसको देना है, बैंक को। कितने का, जो बिल का अमाउंट है और प्लस आपका नोटिंग चार्जेज आपका, ठीक है ना। अगर हमने बिल इंडोर्स किया था बच्चे और फिर डिसऑनर्ड हो गया, तो वाई से तो हमें पैसा लेना है, और हमें पैसा किसको देना है, क्रेडिटर को देना है। क्रेडिटर फिर से मेरी लायबिलिटी बन जाएगा। कितना पैसा देंगे, तो जो बिल का अमाउंट था वो, और प्लस आपका नोटिंग चार्ज, क्योंकि नोटिंग चार्ज इस पर किसने पे किया होगा, क्रेडिटर ने पे किया होगा। चौथे वाले केस में क्या करेंगे जी, हमारा जब बिल सेंट फॉर कलेक्शन था तो हमारा एसेट्स क्या बुक में दिख रहा था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन को हटा देंगे, और नोटिंग चार्ज किसने पे किया होगा, बैंक ने, क्योंकि बैंक गया था पैसा कलेक्ट करने के लिए ऑन द ड्यू डेट आपका। तो बैंक से जितना पैसा कट गया था वो सारा पैसा हम क्या करेंगे, वाई से लेंगे आपका। चारों ही केसेज में वाई तो डेबिट होगा ही होगा। देखो, इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका आपका, इन ऑल द 4 केसेज हम क्या करेंगे, वाई को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट ना हो। अगर बिल हमारे पास था, टू बीआर अकाउंट। बिल हमने बैंक को डिस्काउंट कराया था, टू बैंक अकाउंट। बिल हमने इंडोर्स किया था, टू क्रेडिटर अकाउंट। बिल हमने सेंट फॉर कलेक्शन के नाम पे रखा था, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। पहले वाले केस में मैंने खुद नोटिंग चार्ज पे किया है तो टू कैश हो जाएगा। दूसरे में बैंक ने पे किया तो उसी में ऐड हो जाएगा। तीसरे में क्रेडिटर ने पे किया होगा, उसी में ऐड हो जाएगा। और चौथे में आपका बैंक ने पे किया होगा तो टू बैंक अकाउंट, ये आपका निकल के आता है। तो इस बात को ध्यान रखना। इन ऑल द 4 केसेज आपका यहाँ पे एंट्री दिखाया, किसके बुक में, ड्रॉवर के बुक में। ड्रॉवर के बुक में है ना बच्चे, ड्रॉवर के बुक में। कोई डाउट इसके अंदर में, कोई ड्रॉ, ये जो बदमाश बच्चे है ना रवि, खेल लो जितना गेम खेलना, बदमाश कर लो, हैप्पी बर्थडे जितना करना है, और कल को फिर एग्जाम में हैप्पी बर्थडे लिख के आना। कोई भी क्वेश्चन आएगा लिख देना हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जबकि बोल चुका हूं कि बदमाश हो गया, बर्थडे मना लिया हमने अपने। हम लोग इतनी जल्दी इतना खुश नहीं हो सकते। भगवान ने जो सीएमए एस्पिरेंट्स को जन्म दिया था तो इतनी जल्दी खुशी मनाने के लिए नहीं दिया है। सीएमए बन जाओ बदमाश, उसके घर में जाओ, खूब खुशियां मनाओ, अपना बर्थडे मनाओ। अभी पढ़ाई करेगा बदमाश कहीं का। कह रहा हूं कि मैं चिल्ला रहा हूं बट सुन नहीं रहा है, तो आप सुनो ना। अगर आपका, हम बात करते हैं किसके बुक में जी, ड्रॉवर के बुक में एंट्री दिखा दिया। ड्रॉई के बुक में एंट्री अगर आ जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ड्रॉई मेरे बच्चे इन ऑल द 4 केसेज क्या करेगा, उनके पास कर्ज का नाम क्या था, बीपी। चारों ही केस में बीपी को हटाएगा, चारों ही केस में। और अल्टीमेटली अब हमें पैसा किसको देना है, एक्स को देना है। चारों ही केस में सेम एंट्री बनेगा, है ना। बीपी अकाउंट डेबिटेड टू आपका एक्स अकाउंट। वो बिल डिस्काउंटेड इंटरेस्ट किसी को जानता नहीं है।
कर्ज का नाम था बीपी, उसको हटा दूंगा और एक्स को क्रेडिट कर दूंगा। हाँ, अगर नोटिंग चार्जेज है तो नोटिंग चार्ज मैं ही तो बियर करूंगा, मेरी गलती थी, मैंने बिल डिसऑनर्ड किया। इन ऑल द 4 केसेस नोटिंग चार्ज हमारा क्या होगा, एक्सपेंस माना जाएगा, हम उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है ना। तो एक्स और वाई दोनों के बुक में एंट्री मैंने दिखा दिया। ये क्या हुआ, डिसऑनर्ड का केस, बिल अगर डिसऑनर्ड होगा तो। क्या यहां तक बातें आपको क्लियर है? क्योंकि मुझे एक एमसीक्यू आपसे पूछना है, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। यहां तक बातें क्लियर है आपकी? यहां तक बातें क्लियर है बच्चे? जल्दी बता दीजिए, है ना। अब तो मुझे लगता है कि आंखें बंद करके भी आप बता सकते हो कि आपका बिल डिसऑनर्ड हुआ। ड्रॉवर के बुक में हमेशा क्या करेंगे जी, वाई का नाम मतलब ड्रॉई का नाम डेबिट होगा। बिल हमारे पास था टू बीआर अकाउंट, बैंक से डिस्काउंट क्या था, टू बैंक अकाउंट, इंडोर्सी को दिया था टू इंडोर्सी अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, खत्म हो गया। ड्रॉवी के बुक में इन ऑल द 4 केसेज एक ही एंट्री बनना है, वो बीपी नाम की लायबिलिटी को हटाएगा और क्या कहा जी, अब पैसा किसको देना है, एक्स को देना है। हाँ, नोटिंग चार्ज होगा तो हम उसको भी दिखा देंगे। गुड, ठीक है ना। ये तो हो गया डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड के बाद अब क्या होगा, आफ्टर डिसऑनर्ड। लेकिन आफ्टर डिसऑनर्ड आने के पहले मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आपके साथ ना कुछ एक अच्छी अच्छी बातें डिस्कस कर लूं। मुझे एक बात बताओ, रिवीजन क्वेश्चन में 1 में आने के पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका कि मुझे बताओ जरा, ये क्वेश्चन आ जाए कि नोटिंग चार्जेस आ borne by डैश, और 4 ऑप्शन होगा, मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा। बताओ यहां पे क्या फील करोगे, जरा बताओ जल्दी से। नोटिंग चार्जेस आर borne by, कौन बोर्न करता है, कौन बियर करता है, मुझे बताइए। चारों में क्या लिखेंगे? यहां पे ऑप्शन कुछ भी आ जाए, क्या लिखेंगे? अगर बोलता है आर borne by, कौन बियर करेगा, तो बदमाश इन ऑल द केसेज बियर बाई आपका ड्रॉवी है। कौन बियर करेगा जी, ड्रॉवी बियर करेगा। बियर कौन करेगा वो मैंने पूछा था आपसे। हाँ, अगर बोलता है कि नोटिंग चार्जेस आर पेड बाई, कौन पे करता है, पेड बाई, तो बताओ अगर पूछ दे कि कौन पे करता है तो फिर आंसर क्या होगा? यस, हर्षिता ठीक है। अगर पूछता है अगर इसका जवाब दिया हर्षिता तब ठीक हो बच्चे, कि नोटिंग चार्ज आर पेड बाई, कौन पे करता है, तो जो होल्डर होगा, होल्डर ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट पे जो भी बिल को होल्ड कर रहा होगा वही जाके नोटिंग चार्ज पे करेगा। ठीक है बच्चे, हर्षिता प्यारी बच्ची है, आपने सही जवाब किया। तो नोटिंग चार्ज borne by ड्रॉवी है, पेड बाय होल्डर ऑफ बिल आपका। ये भी आपके लिए क्या है जी, आपके लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। मैं वो सारी बातें जो ऐसी बन सकती है मैं आपके साथ बात बीच में करते रहूंगा, ठीक है ना। आइए ना, अब एक क्वेश्चन है आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से मैंने निकाला है। मैं इतना बकवास क्वेश्चन कराता नहीं, आपको पता है, मैं अच्छे से क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन रिवीजन है तो मैंने सोचा कि इसी के थ्रू करा दूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखेंगे मेरे साथ आप। 1 अप्रैल 2025 को फर्म सोल्ड गुड्स 5 लाख का टू राम ऑफ मुंबई। फर्म यहाँ पे कौन हो गया बच्चे, ड्रॉर हो गया। राम क्या हो गया जी, ड्रॉय हो गया। राम ड्रू 3 बिल्स 2 लाख 240 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। 3 बिल यहाँ पे राम ने क्या किया है, ड्रॉ किया है। पीरियड कहता है कि तीनों ही बिल का 2 महीने का है। फर्स्ट बिल कहता है कि केप टिल मेच्योरिटी, पहला बिल अपने पास रखा टिल मेच्योरिटी। सेकंड बिल को हमने डिस्काउंट किया बैंक से 12% के रेट से, और थर्ड बिल हमने इंडोर्स किया जी सोनम को 65,000 में इंडोर्स किया आपका। ऑल 3 बिल्स वर मेट ऑन ड्यू डेट। बोलता है कि एंट्रीज कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है जस्ट आपको रिवाइज कराने के लिए। तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले वाले केस में मेरे बच्चे, पहले आपको क्या हुआ कि पहले जब फर्म ने गुड्स बेचा था तो फर्म क्या करेगा, राम टू सेल्स, बेचने की एंट्री। फिर अब मैं तीनों बिल का अलग अलग एंट्री दिखा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बिल में पहले दिखा रहा हूँ कि हमने क्या किया जी। अब राम पे हमने बिल लिखा तो राम को हटा दिया और बीआर को लेकर आ गया, है ना। बिल हमने टिल मेच्योरिटी रखा है तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। यहाँ जो हम नो एंट्री लिखे हैं ना, आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए। आपको एक एंट्री ये पास करना है, एक एंट्री ये पास करना है। और ड्यू डेट पे क्या हुआ जी, इसका पेमेंट हो गया तो इस बिल को हमने देखिए हटा दिया और कैश हमने रिसीव किया। कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे आपका, ठीक है ना। उसके बाद आपका दूसरा बिल क्या था जी, सेकंड बिल को हमने क्या किया था, डिस्काउंट किया था बैंक। सेकंड बिल हमने क्या किया था, डिस्काउंट किया था बैंक से। आपका कितने का बिल था, 240। ये देखिए सेकंड बिल की एंट्री। हमने क्या किया, सेकंड बिल लिखा बच्चे 240 का,
इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, है ना, और डिस्काउंट कराने के बाद 4 जून यानी कि जो ड्यू डेट होगा हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। फिर एग्जाम में 4 जून को नो एंट्री हमें लिखना है, कोई जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, 2 एंट्री पास करनी है। अब चाहो तो 4 जून को ड्यू डेट पर दिखा देना नो एंट्री, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपका। तीसरा बिल मेरे बच्चे जो आपने क्या किया था जी, इंडोर्स किया था, ध्यान रखना, तीसरा बिल 60,000 का था, लेकिन सोनम को आपने जो इंडोर्स किया था 65,000 के बदले में। यानी कि ये बिल जो था ना बच्चे 60,000 का, हमने सोनम अपने क्रेडिटर को दे दिया, लेकिन उस क्रेडिटर का कर्ज कितने का था, 65,000 का। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी बिल का अमाउंट अलग है और कर्ज अलग है तो वो क्या बोल रहा है, ये देखो, थर्ड बिल वाज इंडोर्स टू सोनम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 65। फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि 65,000 का पेमेंट आपने सोनम का कर दिया 60,000 के बिल को देकर, तो बाकी हमें डिस्काउंट मिल गया। फुल सेटलमेंट का ये मतलब होता है। तो उस केस में हमने क्या किया जी, ये देखिए आप यहाँ पे सोनम को हम 65 से हटाएंगे, बिल चला गया हमारे पास से 60 का, 5,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया जो हमारा क्रेडिट में आ गया। अगर वहाँ पे पार्ट सेटलमेंट लिख देता ना, पार्ट सेटलमेंट, तो फिर क्या करते हैं जी, हम 60 से ही यहाँ पे डेबिट करते हैं। 60 ये होता, 60 ये होता, फिर ये नाम नहीं आता, और ड्यू डेट पे हमारे पास कोई एंट्री नहीं बनेगा। क्लियर यहाँ तक आपका? बोलो हाँ। कर सकते हैं बच्चे। हर्षिता पूछ रही है कि सर क्या हम तीनों बिल का इकट्ठा एंट्री नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मतलब BR1 डेबिट, BR2 डेबिट, BR3 डेबिट, बट क्योंकि मुझे आपको रिवाइज कराना था तीनों केस, इसमें अलग अलग दिखा दिया। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आइए जरा यहाँ पे हम आ जाते हैं ड्रॉई के बुक में। यहाँ तो बकवास काम होने वाला है। परचेज का आपने एंट्री किया, परचेज करने के बाद क्या हुआ जी, BP आपने साइन किया। पहले वाले केस में 2 लाख का BP, दूसरे वाले में आपका अमाउंट, और तीसरा आपका ये। तो पहले अभी ये केस दिखा रहा हूँ, आपने ये BP साइन किया, बिल हमने क्या किया था, अपने पास रखा था, हमें कोई मतलब नहीं है, ऑनर्ड हो गया। तो इस बिल के अगेंस्ट क्या हुआ जी, हमने पेमेंट किया BP टू कैश। आपको पता है ना, जब भी ऑनर्ड होगा तो ये अपना कर्ज को हटाएगा और पेमेंट करके दिखाएगा। दूसरा वाला जो था बिल डिस्काउंटेड, जो भी डिस्काउंटेड है अपने पास रखा, इंडोर्स किया, इनके लिए होता है, इनके लिए कुछ भी नहीं। ये तो बोलते भैया हमने देखो 240 का बिल लिखा और BP का हमने पेमेंट कर दिया, बताया था मैंने अभी आपको, उसका इनको कोई मतलब नहीं बनता आपका, ठीक है ना। और तीसरा जो आपका था, तीसरा बिल लिखा और तीसरे बिल का पेमेंट कर दिया। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये सब काम कर सकते हैं। मैंने एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन करा दिया, आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन आपका है, पता है बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बोला जा सकता है, आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप एक कहानी के रूप में उसको रखो। कहानी एक पढ़ रहे हो और उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो। देखो ना, रिवीजन क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है। 1 अप्रैल को कहता है कि COC सोल्ड गुड्स फॉर ₹35,000, कॉस्टिंग 35 फॉर 52 आलोक। आलोक को जो 35,000 का गुड्स था उसको हमने क्या किया जी, 50,000 रुपये में बेचा है, आलोक को बेचा है। तो बेचने की एंट्री किससे होता है, 50,000 से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। COC रिसीव्ड 10,000 इमीडिएटली इन कैश। हमने क्या किया जी, ये देखो, मैं आपको ना COC के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बता रहा हूँ। COC ने सेल किया कितने रुपए का, 50,000 रुपये का। ऐसी कहानी एग्जाम में रफ में बनाने की कोशिश करना, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। 1 मिनट लगेगा, फिर क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो COC ने क्या किया कि 50,000 का सेल किया, इसमें से कहता है कि 10,000 उसने इमीडिएटली कैश रिसीव कर लिया, 10,000 कैश। और बैलेंस के लिए क्या हुआ जी, नया बिल लिखा। बैलेंस यानी कि 40,000 के लिए क्या हुआ, BR इन्होंने ड्रॉ किया, ठीक है। 3 महीने का बिल था आपका। 4th में आपको समझना होगा, ये बिल कब ड्रॉ किया गया था, 1 अप्रैल 2025 को। मुझे बताओ 1 अप्रैल से 3 महीना कब आएगा इसका ड्यू डेट, जल्दी बताइए। 1 अप्रैल को बिल लिखा गया, बिल 3 महीने का है, तो ड्यू डेट कब आएगा, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 जुलाई और 3 यानी कि 4 जुलाई, 4 जुलाई आपका। देखो एग्जामिनर कहाँ गेम खेलेगा, ये आपका क्या है जी, उस बिल का ड्यू डेट है। इसके बीच में ही आप देखो यहाँ पे, इसके बीच में कब जी, 4 मई को, यानी कि यहाँ पे बच्चे 4 मई को, 4 मई को क्या हुआ कि ये बिल जो आपका है ना, वो आपने क्या किया, जाके बैंक से डिस्काउंट कर लिया, बैंक से डिस्काउंट कर लिया। मुझे आप में से कोई बच्चा बताएगा कि 1 अप्रैल को बिल लिखा गया, ड्यू डेट उसका 4 जुलाई है,
और बिल मैंने बैंक से 4 मई को डिस्काउंट किया है, तो बैंक जो डिस्काउंट चार्ज काटेगा कितने समय का काटेगा? जल्दी बताइए। नहीं नहीं, ये तो मैं जानता हूं 4 जुलाई, मुझे सिर्फ ये बताओ कि बैंक जो डिस्काउंट चार्ज काटेगा वो कितने समय का काटेगा? कितने समय का? गार्गी बदमाश बच्ची, 2 महीने का। अरे बदमाश, बिल जितने समय बैंक के पास रहेगा, बिल जितने समय बैंक के पास रहेगा, डिस्काउंट चार्ज बैंक उतने समय का ही काटेगा, क्योंकि बिल बैंक के पास कितने समय रहेगा इस पीरियड के लिए, इसमें नहीं रहेगा। यहां बैंक को हमने दिया ना, तो बिल बैंक को पास यहां से यहां तक रहेगा। तो मई 4 में से 4 जून 4 जुलाई 2 महीना, तो 2 महीने का बैंक डिस्काउंट चार्ज काटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बच्चे गलतियां करते हैं, आपको नहीं करना, ठीक है। तो सीओसी डिस्काउंटेड बिल विथ बैंक आपका 12% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट आलोक वाज नॉट एबल टू पे द अमाउंट, ओहो, एंड बिल डिसऑनर्ड, ओहो, यानी कि पता है क्या हुआ बच्चे, इस दिन पे 4 जुलाई को बिल आपका क्या हो गया जी? डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो कोई बात नहीं, बिल आपका डिसऑनर्ड हुआ। फिर क्या हुआ? बिल डिसऑनर्ड हुआ, नोटिंग चार्ज कितना पे किया गया? 500 रुपीज आपका। तो बिल डिसऑनर्ड हुआ और कहता है कि देखो मैं कहानी बना रहा हूं, ये सारी बातें अगर आप कहानी दिमाग में बना लेंगे तो बस क्वेश्चन बच्चे का खेल बन गया। 500 रुपये नोटिंग चार्ज पे किया गया, है ना। उसके बाद आफ्टर नेगोशिएशन कुछ बातें हैं, मैं थोड़ी देर बाद वो बात को कर लूंगा, पहले यहां तक की एंट्री मैं दिखा देता हूं। आप बिलीव कीजिए ये सारी कहानी मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। मैं अगर ये डायग्राम ना भी देखूं ना, तो मैं बड़े आराम से यहां पे एंट्री पास कर सकता हूं। मैं आपको दिखाता हूं सीओसी के बुक में एंट्री। सीओसी ने सेल कितने का किया? 50,000 का। सीओसी ने आपका 50 में 10,000, ये देखो आलोक से हमें 50 लेने थे, 10,000 रुपये हमने कैश रिसीव कर लिया इमीडिएटली। 40,000 रुपये का हमने क्या किया जी? आलोक पे बिल लिखा। फिर इस बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, तो बिल चला गया, बैंक में आ गया, इतना डिस्काउंट कट गया 800। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि 800 का जो डिस्काउंट है वो कैसे निकल के आया। ये देखिए, बिल कितने का है? 40,000 रुपये का। डिस्काउंट चार्ज बताइए कितना आपका है? डिस्काउंट चार्ज कितना है जी? डिस्काउंट चार्ज आपका 12%। तो 40,000 रुपये 12%, और ध्यान रखना 2 महीना 2/12 आपका, 2/12। तो इस तरीके से आपका क्या होगा? निकल के आएगा। आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि सर 4 जुलाई को हुआ, मान लो 1 जुलाई को होता तो क्या करते? मेरे बच्चे, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा नहीं, वो कंफर्म्ड है, वो आपका मंथ्स में जब होगा तो मंथ्स वाला काउंटिंग का ही क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। जब डेज में होगा ना बिल का पीरियड, तो आपको कितने समय बिल बैंक से डिस्काउंट कराना है, हम वो डेज में निकालेंगे। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पे आपके दिमाग में हो सकता है कि एक सवाल आ जाए जो जेन्युइन सवाल है कि सर आप तो यहाँ तो 4 जुलाई हुआ, 4 में हुआ, सॉरी, मान लो कहता है कि आपका ये बिल डिस्काउंट किया गया 7 मई को, तो फिर क्या करेंगे? या 1 मई को, तो क्या करेंगे? मैं कहता हूं ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। जब भी बिल का पीरियड आपका मंथ्स में दिया रहेगा, तो जो डेज आपका होगा ना, वो मंथ्स वाला ही एग्जामिनर देगा, क्योंकि वो आपका डेज का काउंटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, वो डेज में ही काउंटिंग आपका दिया रहेगा। सॉरी, मंथ्स में होगा तो मंथ्स वाला ही क्वेश्चन में आएगा। हाँ, अगर बिल का पीरियड आपका मान लो 60 डेज है, तो उस केस में आप इवन दो यहाँ पे आपका 4 में आएगा, बट ये जो काउंटिंग होगा वो डेज में करके आप डिस्काउंट निकालना। ये बात आप लोग सबको क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि अगर आपका पीरियड ऑफ बिल मंथ्स में होगा, तो ऐसा ही डेट एग्जाम में आएगा जिसको आराम से मंथ्स में आप निकाल सकते हो, तो आप मंथ्स में ही कंपटीशन करेंगे। अगर वो डेज में होगा, पीरियड ऑफ बिल आपका डेज में है, तो वो कुछ भी डेट दे सकता है, जो भी डेट देगा आप डेज में क्या करना, उसको काउंटिंग कर लेना और उतने समय का डिस्काउंट निकाल देना। तुलसी बच्चे 365 डेज होता है, 360 क्यों लोगे? जो एक्चुअल होता है हम उसी में भरेंगे। कुछ वो बोल देगा कि भैया डेज आप 360 का मान लीजिए एक साल में, तो हम उतने का मान लेंगे। अदरवाइज जो आप जानते हैं वही पढ़ेंगे आप 365, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन दिमाग में आपका नहीं होना चाहिए। खैर मैं यहाँ था, मैं कहाँ चला गया? तो अब देखो, आप जब बिल का डिस्काउंट निकालोगे ना, तो आप बताइए कितना आ रहा जी? यही आएगा ना, 800 ही आ रहा ना बच्चों? अरे बोलो ना। अरे लीप ईयर होगा रवि तो 366 ले लेना बदमाश, लीप ईयर नहीं होगा 365 लेना, उसमें क्या पड़ रहा है? हाँ 800 ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये देखो हमने बिल को डिस्काउंट किया, और फिर देखो 4 जुलाई को बिल आपका डिसऑनर्ड हो गया। बिल डिसऑनर्ड में क्या करते हैं जी? आलोक को डेबिट करेंगे,
है ना, और 2 बैंक अकाउंट, कितने से, जितने का बिल था प्लस डिस्काउंट चार्ज, यानी कि 40,500 ये काम पूरा हो गया। यहां तक आपने क्या किया, बिल डिसऑनर्ड की एंट्री पास कर ली है, जो आपने डायग्राम बनाया था। डायग्राम बनाते ही बातें अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब आइए आफ्टर डिसऑनर, आफ्टर डिसऑनर्ड इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर डिसऑनर्ड की बात कर रहे हैं आपका। तो आफ्टर डिसऑनर्ड में क्या होगा, अब यहां पर अब क्या हुआ, ये देखो आप, कहता है कि आफ्टर नेगोशिएशन, में थोड़ा क्लीन कर दो इसको, अच्छा लगेगा आपको। अब यहां पढ़ रहा हूं मैं, ये देखेंगे आप, आफ्टर नेगोशिएशन 10 जुलाई को कहता है कि आलोक अग्री टू पे 40% ऑफ ड्यूज इमीडिएटली। 40% ऑफ ड्यूज कितना, जरा देखो, आलोक से हमें कितना पैसा लेना था अब जी, 40,500, इतना पैसा लेना था, और इसका 40% वो अभी आपको देने को तैयार हो गया। तो ले लिया हमने 10 जुलाई को, आलोक हमारे बुक में था, हमने आलोक को हटा दिया, कैश रिसीव कर लिया, 40% अमाउंट आपका। बोलो ना, हाँ, यहाँ पे जो बोलेगा बस उसको कहानी के रूप में कह दीजिए, कुछ भी नहीं, तो हमने पे कर दिया। फिर कह रहा है बच्चे, फिर कह रहा है कि एंड टू एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस। तो मुझे बताओ, आपका 40,500 का नया बिल था, 40% उसने पे कर दिया, तो बाकी कितना बच गया, 60%, ये जो अमाउंट होगा। और कहता है कि विथ इंटरेस्ट 12% पर एनम। अब नया बिल 1 महीने के लिए लिखा जा रहा है, तो अगर नया बिल 1 महीने के लिए लिखा जाएगा तो हम उसका इंटरेस्ट भी लेंगे, और अगर इंटरेस्ट लेंगे तो क्वेश्चन बताएगा, वो कह रहा है जी कि 12% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो जो भी 40,500 का, जरा बताओ कि 60% कितना आ गया, ये आ गया 24,300, है ना, ये पैसा। और प्लस जरा बताओ कि 24,300 पे आपका 12% के हिसाब से 1 महीने का आपका इंटरेस्ट 1/12 कितना निकल के आ जाएगा। तो इस पे 12% और 1 महीने का ये आ गया 243, ये आ गया 243। इसका बोल रहा है नया बिल लिखने के लिए। तो ठीक है जी, पहले एक काम करना, पहले क्या करेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे, पहले हमने आलोक से कहा कि भैया हम आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करना। अभी तक तो ऊपर तक में कोई इंटरेस्ट का नाम था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे जी, आलोक आपसे 243 और लेंगे, यानी कि इसमें से आपने इतना दे दिया, बाकी जो बच गया वो और प्लस 243, इसका हम नया बिल लिखेंगे ना। तो आप इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, नया बिल लिखेंगे। नया बिल किसका लिखा जाएगा, जो पहले से बकाया था वो, और प्लस इंटरेस्ट का मिला के। तो हमने क्या किया, नया बिल लिखा, और नया बिल जो लिखा यहाँ पे, ये देखिए नया बिल लिख दिया गया। अब इसका क्या हुआ, पढ़िए आगे, इस बिल का क्या हुआ। इन नया बिल के बाद वो कहता है कि ऑन द डेट ऑफ रिन्यूड बिल, जो बिल नया लिखा गया था वो बदमाश आलोक इंसॉल्वेंट हो गया, बदमाश है, हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होने का मतलब कि जो नया बिल था अब वो पेमेंट वो नहीं कर पाएगा, तो हम उसको डिसऑनर्ड कर देंगे। और जब डिसऑनर्ड कर देंगे तो क्या आप नहीं जानते कि अगर बिल हमारे पास है, बिल कैपिटल मैच्योरिटी, और डिसऑनर्ड हो जाए तो हम एंट्री क्या करते हैं, बिल को हटा देते हैं और अगेन हम आलोक को डेबिट कर देंगे, आलोक को डेबिट कर देंगे। ये सिर्फ एक कहानी है बच्चे, जिस कहानी को आप एंट्री के थ्रू क्या कर रहे हो, एग्जामिनर को समझा रहे हो। तो अब आलोक से हमें फाइनली कितना लेना है, इतना पैसा। कुछ नोटिंग चार्ज यहाँ बता रहा तो वो भी मैं करता, बट नोटिंग चार्ज नहीं बता रहा है, तो हम आपसे क्या करेंगे जी, आलोक से इतना पैसा लेंगे। इसका कितना मिला, कितना डूब गया, ये देखिए आप यहाँ पे कहता है कि इसमें से 80% अमाउंट हमने रिसीव कर लिया फाइनली, और बाकी हमें नहीं मिला। तो जो पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया आप कैश को डेबिट कर दो, जो नहीं डूबा बैड डेट्स हो गया, और आलोक के नाम को सदा सदा के लिए हम अपने लाइफ से, अपने अकाउंटेंसी से हटा देंगे, क्योंकि अब वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। हाँ जी बच्चे, गार्गी शर्मा क्या बोल रही है, 500 रुपये, 500 का क्या आया इसमें, समझ में नहीं आया मुझे, फिर से बोलिए आप। तो यहाँ पे मुझे विश्वास है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार प्लीज़ इसको, सारी एंट्री को आप एक बार देख लीजिए एक साथ, एक साथ आएगा नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से है ना। यहाँ तक क्लियर आप सबको, यस, यहाँ तक क्लियर है बच्चे, ड्रॉअर के बुक में, यहाँ तक क्लियर है बच्चे, यस। तो ये हमने क्या किया, आपका ड्रॉअर की बुक में एंट्री कर लिया। एग्जाम में ना बच्चे एक चीज याद रखना, जब भी ड्रॉअर एंड ड्रॉई दोनों की बुक में एंट्री पूछेगा तो पहले हमेशा किसी एक की बुक में पहले एंट्री पास कर लेना, दोनों का पैरेलल मत करना, कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, इसकी एंट्री पास कर ली। अब हम आ जाएंगे आलोक के बुक में। आलोक में क्या होगा जी, परचेज आपने किया, परचेज करके आपने 10,000 कैश पे कर दिया सीओसी को, बाकी के लिए बिल साइन किया, उसके बाद डिस्काउंट किया, हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं। ये बिल आपका डिसऑनर्ड हो गया, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे कोई बताएगा इस एंट्री में मैंने क्या गलती की है,
कोई बताएगा कि मैंने एक गलती किया है बच्चे इस एंट्री में? बताओ जरा, ड्रॉइंग के बुक में इस एंट्री में क्या गलती किया मैंने? अनिशा कहती है पुराने बिल को कैंसिल नहीं करोगे, बिफोर न्यू बिल। किया बच्चे, आप देखो जो नया बिल हमने लिखा था ना, उसके पहले पुराना बिल कैंसिल किया था। ये बिल को डिसऑनर्ड करना, कैंसिल करना ही तो होता है। बिल को कैंसिल करने की एंट्री डिसऑनर्ड वाली एंट्री पास होती है। इसका मतलब हुआ कि बैंक को हमने इतना पैसा दे दिया होगा, या बैंक हमारे से इतना पैसा लेगा और आलोक से इतना पैसा हमें लेना होगा। यही होता है हमेशा। मुझे कोई बताएगा कि ड्रॉइंग के बुक में, मतलब आलोक के बुक में, मैंने इस एंट्री में कुछ गलती क्या हुई? गलती क्या है? यस, गार्गी शर्मा ने सही बताया। मेरे बच्चे, ये जो है ना, यहाँ पे सीओसी को इतना पैसा देना है, लेकिन बिल तो आपका 40,000 का ही था। तो बिल का पैसा 40,000 रुपये, और जो नोटिंग चार्ज है, ये हमेशा नोटिंग चार्ज इनका एक्सपेंस है, ये डेबिट करेंगे। कितना जी? 500 रुपये। यानी कि कहेंगे कि अब हमें सीओसी को कितना देना है? 40,500। उसमें से बिल का 40,000 है, नोटिंग चार्ज 500 रुपये, तब वो एंट्री बनेगा आपका। सही हो गया ये, ठीक है, सारे बच्चे ठीक थे। फिर उसके बाद क्या हुआ जी? इसमें से 40% हमने सीओसी को पे कर दिया। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट का पैसा भी सीओसी को देना है। नया बिल हमने साइन किया, और ड्यू डेट पे क्या हुआ जी? नया बिल डिसऑनर्ड हो गया, और फिर सेटलमेंट हुआ। बस एक चीज ध्यान रखना, जिसका पैसा डूबता है, जिसका पैसा डूबता है वो क्या बोलता है? बैड डेट्स अपने बुक में। लेकिन जो पैसा डुबाता है, जिसने डुबाया पैसा, मतलब ड्रॉवी, वो क्या बोलता है? डेफिशिएंसी अकाउंट। वो बोलता है डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ड्रॉवर हमेशा जिसका पैसा डूबेगा वो कहेगा बैड डेट्स अकाउंट। जिसने पैसा डुबाया है, जितना पैसा डुबाया वो कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी। ऐसा क्यों होता है? वो डिसोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, डिसोल्यूशन में। वो समझाने का मतलब नहीं है, बट ये आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि द अमाउंट विच कुड नॉट बी पेड बाय ड्रॉवी विल ट्रांसफर दैट अमाउंट टू विच अकाउंट। 4 ऑप्शन, तो कहाँ? डेफिशिएंसी अकाउंट में टिक मार्क करेंगे। अब आइए, मेरा काम खत्म हो चुका है। फटाफट कुछ वो नाम, कुछ वो पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, मैं वहां पर लेकर आऊं। सेक्शन 13(1) में बताओ किसको डिफाइन किया गया था? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। मुझे बताओ सेक्शन 5 में किसका डेफिनेशन था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ड्रॉवर आपका जो है, उसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? क्रेडिटर बोल सकते हैं, लेंडर बोल सकते हैं, या फिर सेलर बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ड्रॉई को हम डेटर बोल सकते हैं, लेंडी बोल सकते हैं, या परचेजर बोल सकते हैं। पे क्या होता है जी? बेनिफिशियरी होता है, जो पैसा रिसीव करता है। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आपका, ठीक है ना। तो ये हमने क्या क्या 5-6 आपके हैं, 6 का मीनिंग यहाँ पे बता दिया, मुझे विश्वास है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कुछ यहाँ पे, जैसे इन केस ऑफ डैश कर देगा। इन केस ऑफ डैश ये मिसिंग है। कहता है कि पीरियड बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल आपका, और 4 ऑप्शन, तो किस में टिक मार्क करेंगे? आफ्टर साइड बिल पे। बोला था ना बदमाश, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया तो था आपको यहाँ पे। इन केस बिल अगर इस डेट को ड्रॉ किया गया, 2 महीने का बिल है और बिल आफ्टर डेट है, तो ड्यू डेट आपका जो होगा वो क्या होगा जी? 14 सितंबर। ये सब तो देख सकते हैं यार। नोटिंग चार्ज पेड बाय कौन, बियर बाय कौन, सब जानते हैं, है ना। मैं ये सब चीज़ नहीं बताने वाला। मैं पता आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये सब देख लेंगे आप। एक्स ने ड्रॉ किया बिल आपका 30 डेज आफ्टर साइट यानी कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट किया जाएगा। इस समय से काउंट करना जो भी आपका डेज होगा। आप ये क्वेश्चन देखिए, ये सब बच्चे का खेल है, ये सब आप कर जाएंगे, मुझे पता है। अब मैं ये सब अब कराने कोई चीज़ है नहीं, ये सब हो जाएगा बच्चे, क्योंकि सब कुछ मैं करा चुका हूँ, सब कुछ करा चुका हूँ, है ना। तो ये सब कुछ आपका हो सकता है। हाँ, ये एक 23 क्वेश्चन देख लीजिए आपका, अच्छा क्वेश्चन आपका है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका है। 23 पढ़ लीजिए एक बार। रेक्स एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय रबीन। रेक्स ने एक बिल एक्सेप्ट किया ड्रॉन बाय रबीन। रबीन इंडोर्स द बिल टू शेखर। ऑन ड्यू डेट कहता है कि बिल इज डिसऑनर्ड एज रेक्स बिकेम इंसॉल्वेंट। टू रिकॉर्ड डिसऑनर्ड ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ रबीन, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा? तो ध्यान दीजिए, किसके बुक में पूछ रहा है? रबीन। तो आपको अपने आप को क्या मानना पड़ेगा? रबीन मानना पड़ेगा। आप अपने आप को क्या मानेंगे? रबीन। बहुत ध्यान से क्या मानेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अब पढ़िए दोबारा क्वेश्चन फिर से, रबीन को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ रबीन को। कहता है क्वेश्चन में कि रेक्स एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय रबीन। रबीन ने ड्रॉ किया है, तो रबीन का क्या था जी? रेक्स से इन्होंने क्या किया? एक बिल रिसीव किया है, BR है, ठीक है।
रबीन ने इसको इंडोर्स कर दिया, ये बिल हमने क्या किया, इंडोर्स कर दिया किसको, शेखर को, हमने शेखर को बिल दे दिया है, ठीक है। ड्यू डेट पे कहता है कि बिल आपका डिसऑनर्ड हो गया क्योंकि रेक्स इंसॉल्वेंट हो गया है। बताओ रबीन के बुक में किसको क्रेडिट किया जाएगा। आप जानते हैं कि जब बिल डिसऑनर्ड हुआ तो रबीन क्या करेगा जी, जिससे बिल लिया था यानी कि रेक्स को हम डेबिट करेंगे, और हमें अब आपको पैसा फिर से किसको देना होगा, जिसको इंडोर्स किया था यानी कि शेखर, है ना, शेखर। तो किसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, शेखर को। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना होगा, इंटरप्रेट करना होगा, बाकी कोई दिक्कत इसमें है नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मुझे लगता नहीं कुछ और इसमें बचता है, आपको अब देख जाएंगे। मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों देखो, कुछ थ्योरी जो मैं अभी कवर नहीं कर पाता रिवीजन में, बट आप जानते हैं कि वो आपने रेगुलर क्लास में मेरे साथ ख़त्म किया, चाहे जिससे भी पढ़ा आपने रेगुलर क्लास में ज़रूर वो थ्योरी किया होगा। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी थ्योरी को आप ज़रूर पढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल है, डॉक्यूमेंट्री बिल जिसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्लीन बिल जिसके सपोर्ट में नहीं होते हैं, डिमांड बिल जो ऑन डिमांड पेबल होता है, ये सब आप इसको देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थ्योरी के लिए भी। और ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर मैंने नहीं कराया यानी कि वो सिंपल है, बहुत आसानी से पढ़ के आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। मैं अब आज की क्लास को यहीं पर आपके लिए क्या बोलना चाहता हूँ, द एंड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमने बहुत अच्छी तरीके से एंड किया। और बिलीव करो ये नोट संभाल कर रख लेना, क्योंकि आपको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, ये नोट्स आपको एग्जाम के टाइम पे 10 मिनट में पूरे चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प करेगा। मैंने बड़े मस्त तरीके से बनाया है, देख रहे हो ना। हर एक केस को आपका यहाँ पे मैंने हीरे के तरीके से तराशा हुआ है। यहाँ पे ऑनर्ड में क्या एंट्री बनेगा दोनों के बुक में, डिसऑनर्ड में क्या होगा, आफ्टर डिसऑनर्ड क्या होगा, ये सब क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको कराया था। एंड यू हैव डन एवरीथिंग आपका।